इमेजिन करो कि एक 18 साल का लड़का जिसके सामने मौत खड़ी हो, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान हो, एक ऐसी स्माइल जिसने ब्रिटिश ऑफिसर्स तक को हिला कर रख दिया। और यही नहीं, उस लड़के ने फांसी से कुछ घंटे पहले तक वंदे मातरम गाना बंद नहीं किया। सवाल यह है, आखिर कौन था ये लड़का और क्यों उसकी मौत आज भी हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस और इमोशनल मोमेंट्स में गिनी जाती है। ये कहानी है खुदीराम बोस की, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा सपना देखा था, आजादी का सपना। उस समय जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे दबा हुआ था और हर आवाज को कुचल दिया जाता था, वहीं एक टीनेजर ने डिसाइड किया कि वो डर के साथ नहीं बल्कि करेज के साथ जिएगा। लेकिन खुदीराम की कहानी सिर्फ ब्रेवरी की नहीं है, ये एक ऐसे डिसीजन की कहानी है जिसने हिस्ट्री का रास्ता बदल दिया। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें गलती भी थी, सैक्रिफाइस भी था और एक ऐसी मिस्ट्री भी जो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आखिर कैसे एक सिंपल स्टूडेंट इतना डेंजरस रेवोल्यूशनरी बन गया? 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में इंडिया एक बॉइलिंग पॉइंट पर था। ब्रिटिश एम्पायर पूरी ताकत से देश को कंट्रोल कर रहा था और इंडियंस को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी दौरान बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, जिसने पूरे देश में एंगर की आग भड़का दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था बल्कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था। और यहीं से शुरू हुआ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का एक नया फेज। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप सीक्रेटली तैयार हो रहे थे। ये लोग ओपनली प्रोटेस्ट नहीं करते थे बल्कि अंडरग्राउंड रहकर ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट करते थे। इन्हीं ग्रुप्स में एक छोटा सा लड़का भी शामिल हो गया जिसका नाम था खुदीराम बोस, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर लेजेंड बनने वाला था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिश एट्रोसिटीज देखे थे, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने नेशनलिस्ट लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका माइंड पूरी तरह रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गया। वो सिर्फ 15-16 साल के थे जब उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इमेजिन करो, एक टीनेजर जो स्कूल जाने की उम्र में बॉम्ब बनाना सीख रहा था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और पुलिस से बचते हुए सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। यही वो समय था जब खुदीराम जुगांतर ग्रुप के संपर्क में आए। यहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई, वेपन्स चलाने की, बॉम्ब बनाने की और सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस करने की। फिर आया 1908 का वो मोमेंट जिसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश ऑफिसर किंग्सफोर्ड, जो अपने क्रूअल जजमेंट्स के लिए इनफेमस था, रेवोल्यूशनरीज के टारगेट पर था। प्लान सिंपल था, किंग्सफोर्ड को एलिमिनेट करना, और इस मिशन के लिए चुना गया खुदीराम बोस को। इमेजिन करो, एक 18 साल का लड़का जिसे एक डेडली मिशन पर भेजा जा रहा है, वो भी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। इसके बाद खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचे। कई दिनों तक उन्होंने किंग्सफोर्ड की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया, उसका रूटीन, उसकी मूवमेंट्स, हर डिटेल नोट की गई। और फिर आया 30 अप्रैल 1908 की रात, जब उन्होंने किंग्सफोर्ड की कैरेज पर बॉम्ब फेंका। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि पूरी कैरेज डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, किंग्सफोर्ड उस कैरेज में था ही नहीं। इंस्टेड उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी, जो इस ब्लास्ट में मारी गईं। ये मोमेंट सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक ट्रैजिक ट्विस्ट था जिसने पूरी स्टोरी को बदल दिया। अब यहां से कहानी और भी मिस्टीरियस हो जाती है। सवाल उठता है, क्या खुदीराम को पता था कि वो रॉन्ग टारगेट पर हमला कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक थी? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लॉड थी, जबकि कुछ का मानना है कि उस समय प्रेशर और अर्जेंसी इतनी ज्यादा थी कि कॉन्फर्मेशन का समय ही नहीं मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लास्ट के बाद खुदीराम भागे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, तब भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक काम एक्सप्रेशन था, जैसे वो जानते थे कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है वो पार्ट जिसने खुदीराम को इमॉर्टल बना दिया। जब उनका ट्रायल चला, पूरे इंडिया में उनके सपोर्ट में आवाजें उठने लगीं। लोग उन्हें हीरो मानने लगे, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और डेथ सेंटेंस सुना दिया। अब इमेजिन करो, एक 18 साल का लड़का जिसे पता है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन विटनेसेस के अनुसार खुदीराम पूरे टाइम मुस्कुराते रहे। वो कोर्ट में भी मुस्कुरा रहे थे, जेल में भी और एग्जीक्यूशन के दिन भी।
उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के गैलोस की तरफ कदम बढ़ाए और रिपोर्टेडली वंदे मातरम बोलते हुए फांसी को एक्सेप्ट किया। ये स्माइल सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर खुदीराम इतने फियरलेस कैसे थे? क्या ये सिर्फ पेट्रियोटिज्म था या इसके पीछे कुछ और साइकोलॉजी थी? पहली थ्योरी कहती है कि खुदीराम पूरी तरह आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से ड्रिवन थे। उनके लिए डेथ भी एक सैक्रिफाइस था और सैक्रिफाइस उनके मिशन का हिस्सा था। दूसरी थ्योरी साइकोलॉजिकल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में ह्यूमन माइंड फियर को सप्रेस कर देता है और एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे व्यक्ति काम और कंपोज्ड दिखता है। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि खुदीराम की स्माइल एक सिंबॉलिक एक्ट थी। वो जानते थे कि उनकी डेथ एक मैसेज बनेगी और उन्होंने कॉन्शियसली ये इमेज क्रिएट की ताकि आने वाली जनरेशंस इंस्पायर हों। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो यही हुआ। उनकी स्माइल एक लेजेंड बन गई, एक ऐसा मोमेंट जिसे आज भी याद किया जाता है। खुदीराम बोस की कहानी सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी की कहानी नहीं है, ये करेज, सैक्रिफाइस और कन्विक्शन की कहानी है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा कि आज भी उसका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। लेकिन साथ ही ये कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी दिखाती है कि फ्रीडम की कीमत क्या होती है और कितनी मिस्टेक्स, सैक्रिफाइसेस और ट्रेजेडीज इसके पीछे छुपी होती हैं। खुदीराम की स्माइल आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम उतने ही फियरलेस हो सकते हैं? क्या हम अपने बिलीफ्स के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं? और शायद यही रीजन है कि खुदीराम बोस सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इटर्नल सिंबल है, उस करेज का जो मौत के सामने भी मुस्कुरा सकता है।